सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक नए दिन फिर से आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। कल लास्ट लेक्चर के अंतर्गत अपन ने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोस्टेसिस। किसी भी ब्लड वेसल में चोट लगने पर वहां से ब्लडिंग होने लग जाती है, थोड़ी देर में ब्लड का बहना बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया हीमोस्टेसिस कहलाती है। हीमोस्टेसिस के लिए 3 स्टेप रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले स्टेप का नाम होता है वेजोकंस्ट्रिक्शन, जो सेरोटोनिन के द्वारा एक्सेलरेट होता है, जिसका सीक्रेशन मास्ट सेल या प्लेटलेट के द्वारा किया जाता है। स्टेप नंबर 2 में अपन ने डिस्कस किया था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। यहां पर एक प्रोटीनिक फैक्टर काम करता है जिसका नाम है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। तीसरे स्टेप में अपन ने पढ़ा था ब्लड का कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब है कि ब्लड में घुलनशील फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना कोएगुलेशन कहलाता है। कोएगुलेशन की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। जब भी इंसान के ब्लड को शरीर से बाहर निकालकर किसी टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है तो वह थोड़ी ही देर में अपनी लिक्विडिटी को छोड़कर सॉलिड लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया क्लॉटिंग कहलाती है। क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर नेसेसरी होते हैं, जिनको सीरीज से मैंने आपको लिखा दिया था, याद करा दिया था और ध्यान रखने वाले 4 फैक्टरों के बारे में बता दिया था, जिनकी नंबरिंग है नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 13। इसके बाद अपन ने पढ़ा था सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण शरीर में कौन सा ऑर्गन करता है। आंसर है लीवर करता है। क्या इनके निर्माण और एक्टिवेशन के लिए किसी विटामिन की आवश्यकता होती है। आंसर है यस, विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, यह अपन ने डिस्कस किया था। विटामिन के द्वारा मेनली बनाए जाने वाले क्लॉटिंग फैक्टरों का नाम है 2, 7, 9, 10 और इन चारों में भी नंबर 1 पर अपन बात करें तो आंसर है फैक्टर नंबर 2। आपके मेरे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसको अपन क्लॉटिंग डेफिशिएंसी कहेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिनके अंतर्गत शरीर में क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अवस्था नंबर 1, यदि आप और मैं डाइट के अंदर विटामिन के लेना कम कर दें तो। नंबर 2, यदि किसी इंसान को वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो। नंबर 3, यदि किसी इंसान का लीवर खराब हो जाता है तो। और नंबर 4, यदि किसी इंसान के इंटेस्टाइन में कोई समस्या है, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन में, फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉलन का कैंसर होना या अल्सरेटिव कोलाइटिस होना। तो यहां तक की समरी अपन ने लास्ट लेक्चर में तय कर ली थी। आगे बढ़े अब अपन 13 के 13 फैक्टर का रोल आपको यहां दिखाया जाएगा, किस तरीके से काम करते हैं। तो हेडिंग है अपनी ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन कौन से स्टेप हैं जो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो देखें, सीधे सिंपल शब्दों में इसको समझेंगे अपन। सबसे पहले आप ही से पूछूं कि चाहते क्या हो। चाहते ये हैं अपन की सर फिब्रिन का निर्माण हो जाए। चाहते ये हैं अपन की फिब्रिन का निर्माण हो जाए। तो यहां पर अपन डील करेंगे क्या बनाना चाहते हो आप। क्या बनाना चाहते हो आप। शायद आप आंसर दे पा रहे हैं कि फिब्रिन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप। फिब्रिन बनाना चाहते हैं। यहां अपन डिस्कस करें फिब्रिन का निर्माण करने के लिए कौन सा सबस्टेंस है जिससे फिब्रिन का निर्माण होगा। तो यह भी आपको भली भांति पता है कि फिब्रिन का निर्माण करने के लिए जो सबस्टेंस अपने पास उपलब्ध है उस पर्टिकुलर सबस्टेंस का नाम है फिब्रिनोजन। अच्छा, फिब्रिनोजन आपके मेरे ब्लड में उपलब्ध है। फिब्रिनोजन आपके मेरे ब्लड में उपलब्ध है। फिब्रिनोजन से किसका निर्माण हो जाएगा। फिब्रिन का निर्माण हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यानी अपना मकसद और टारगेट ये हुआ कि अपन फिब्रिन का निर्माण करना चाहते हैं। किससे होगा फिब्रिन का निर्माण। फिब्रिनोजन से होगा। कहां पर है फिब्रिनोजन। अपने ब्लड प्लाज्मा में मौजूद। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट बताता हूं आपको कि फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाने के लिए एक सबस्टेंस की आवश्यकता होगी। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाने के लिए एक सबस्टेंस की आवश्यकता होगी। उस पर्टिकुलर सबस्टेंस का नाम है थ्रोम्बिन।
इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है थ्रोम्बिन। यानी फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराना है तो क्या चाहिए आपको? थ्रोम्बिन। गौर करें आप, सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्या उनमें थ्रोम्बिन नाम था? मेरे हिसाब से नहीं था। 13 के 13 फैक्टर में थ्रोम्बिन नाम नहीं था। इसका मतलब है अपन को क्लॉटिंग करानी है तो थ्रोम्बिन बनाना पड़ेगा। अपन को क्लॉटिंग करानी है तो थ्रोम्बिन बनाना पड़ेगा। अब थ्रोम्बिन का निर्माण किससे होगा? तो आपके मेरे प्लाज्मा में उपस्थित एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। आपके मेरे प्लाज्मा में उपस्थित एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो मीनिंग ये है, देखो इसके नाम से ही आभास हो रहा है आपको, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन मतलब ही क्या हुआ? थ्रोम्बिन बनाने वाला सब्सटेंस। थ्रोम्बिन बनाने वाले सब्सटेंस को अपन नाम दे रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन। अच्छे से आप जानते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर है, वो आपके मेरे ब्लड और प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। तो यहां प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होने के बाद थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर अपन पॉइंट की बात करें, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस चाहिए। इसके लिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला सब्सटेंस। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला सब्सटेंस, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाले सब्सटेंस को नाम देंगे अपन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इस सब्सटेंस को नाम देंगे अपन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होगा, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन का निर्माण कर देगा। जैसे ही थ्रोम्बिन का निर्माण होगा, फिब्रिनोजन जो अपने प्लाज्मा में है वह फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको स्टेप में यदि अपन बांटे तो सबसे पहले स्टेप में किसका निर्माण करना चाहते हो आप? सबसे पहले स्टेप में किसका निर्माण करना चाहते हो? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है कि सर सबसे पहले निर्माण करेंगे अपन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। यानी स्टेप नंबर फर्स्ट ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोएगुलेशन का पहला स्टेप होगा, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होने के बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा जहां पर थ्रोम्बिन का निर्माण होगा। थ्रोम्बिन का निर्माण होगा। थ्रोम्बिन का निर्माण किसके द्वारा होगा? प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा होगा। कौन इनिशिएट कराएगा इसको? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा, तीसरा स्टेप चालू हो जाएगा। तीसरा स्टेप का नाम है फिब्रिनोजन का निर्माण। तीसरे स्टेप का नाम है फिब्रिनोजन का निर्माण। फिब्रिन का निर्माण। फिब्रिन का निर्माण करने के लिए, फिब्रिन का निर्माण करने के लिए नेसेसरी होता है फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपन बात करें, ब्लड कोएगुलेशन के 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप का नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। देखो नाम से मालूम चल रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का मतलब वह सब्सटेंस जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, दूसरा स्टेप चालू होगा फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन जो अपने ब्लड में उपस्थित है वह थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। तीसरे स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। तो जो थ्रोम्बिन बनेगा वह फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो दीज आर द स्टेप ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब अपन को डिस्कस करना है किस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टोटली पढ़ा दूंगा, फिर से रिवाइज करेंगे अपन इसको। रिवाइज करने के बाद आप देखेंगे कि 13 के 13 फैक्टर यहां पर काम करते हैं। 13 के 13 फैक्टर यहां पर काम करते हैं। तो अगले स्टेप पे चलें अपन। सबसे पहला स्टेप कौन सा बता रहे हैं अपन? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। देखें, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण 2 तरीके से होता है, गौर से समझिए आप इस बात को। ये ब्लड वेसल हो गई, ये ब्लड वेसल हो गई। ब्लड वेसल में इंजरी होती है तो इंजरी होने के बाद ब्लड यहां से गिरने लग जाता है। ब्लड वेसल में इंजरी होने के बाद ब्लड यहां से गिरने लग जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण कैसे होगा?
देखें जैसे ही ब्लड वेसल को इंजरी हुई है, ब्लड वेसल को इंजरी होने के बाद जनरल सा मीनिंग है टिश्यू को भी इंजरी हुई होगी। ब्लड वेसल को इंजरी होने के बाद टिश्यू को भी इंजरी होती है। जैसे ही टिश्यू को इंजरी होती है, इंजर्ड टिश्यू, ये अपन टिश्यू की बात करें, यह इंजर्ड टिश्यू एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी ब्लड वेसल के साथ जैसे ही टिश्यू को इंजरी हुई, इंजर्ड टिश्यू ने एक सब्सटेंस सीक्रेट किया। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम हो गया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब होके यहां पर पहुंचता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड वेसल में पहुंचता है। ब्लड वेसल में ब्लड है, प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर। देखें इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यहां पर जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर पाया जाता है फैक्टर नंबर 10, और यह फैक्टर नंबर 10 यूजुअली इनएक्टिव होता है। यह फैक्टर नंबर 10 यूजुअली इनएक्टिव होता है। तो सबसे पहले जैसे ही इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है, जैसे ही इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है, ये इसको मिल गया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलने के बाद यह एक्टिवेट हो जाता है और यह एक्टिवेट फैक्टर 10 बना लेता है। 10वें नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो गया और एक्टिव फैक्टर 10 का निर्माण हो गया। एक्टिव फैक्टर 10 का निर्माण करने के लिए एक तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की आवश्यकता होती है, साथ में फैक्टर नंबर 7 की भी आवश्यकता होती है। साथ में फैक्टर नंबर 7 की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद ये जो एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10 है, यह आगे चलकर निर्माण कर देता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण कर देता है। यहां पर ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है, यहां पर 5 नंबर का फैक्टर, 7 नंबर का फैक्टर और साथ में कैल्शियम भी एक्शन करता है। कैल्शियम भी एक्शन करता है। तो देखिए फिर से इसको समराइज करके बताऊं। ऊपर डायग्राम में ब्लड वेसल बनी हुई है। ब्लड वेसल में इंजरी हुई, ब्लडिंग बाहर होने लग गई। जब ब्लड वेसल में इंजरी हुई है तो टिश्यू में भी इंजरी हुई होगी। टिश्यू में इंजरी होने के बाद सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू ने एक फैक्टर सीक्रेट किया जिसका नाम था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर से अंदर पहुंचा। इस वर्ड पर गौर करें आप, बाहर से अंदर पहुंचा और अंदर जाने के बाद 10वां नंबर का फैक्टर जो इनएक्टिव था उसको इसने एक्टिवेट कर दिया। 10वां नंबर का फैक्टर जो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद 5वें नंबर, 7वें नंबर और कैल्शियम की प्रेजेंस में इसके द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो गया। तो एक तो तरीका यह है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के निर्माण होने, ये पहला स्टेप है, पहला तरीका है जिसमें बाहर से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करता है। बाहर से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करता है। एक और तरीका होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने का। कौन सा तरीका होता है इस पर भी गौर करें आप। देखें ब्लड वेसल के द्वारा किस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। ये यहां पर ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण एक और तरीके से होता है। क्या है वो पर्टिकुलर तरीका, इसको समझें आप। यहां पर जैसे ही ब्लड वेसल में किसी भी तरह की इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद यहां पर कोलेजन एक्सपोज हो जाता है। इंजरी होने के बाद यहां पर कोलेजन एक्सपोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ब्लड वेसल में इंजरी हो गई। देखें ब्लड वेसल की 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो जो ट्यूनिका मीडिया और एक्सटर्ना होती है वहां पर कोलेजन होता है। तो जैसे ही ब्लड वेसल को इंजरी होगी, ब्लड वेसल को इंजरी होने के बाद कोलेजन एक्सपोज हो गया।
ब्लड वेसल को इंजरी होने के बाद कोलेजन एक्सपोज हो गया तो इसको अपन बोलें कोलेजन एक्सपोजर, कोलेजन एक्सपोजर। अच्छा, यहां से ब्लीडिंग हो रही है और जो ब्लड यहां पर फ्लो हो रहा है उसमें सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर विद्यमान। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं सामान्यतः वह इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर एक इनएक्टिव फैक्टर होता है जिसका नाम है फैक्टर नंबर 12। फैक्टर नंबर 12 पूरी तरीके से इनएक्टिव होता है। अच्छा, इस फैक्टर की विशेषता होती है कि यदि ये कोलेजन के संपर्क में आएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी विशेषता होती है कि ये 12वें नंबर का फैक्टर यदि कोलेजन के संपर्क में आएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही इसको कोलेजन दिखा, जैसे ही इसको कोलेजन दिखा, यह 12 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो गया। तो यहां पर 12 नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट करने में किसका रोल है? 12 नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट करने में किसका रोल है यदि अपन बात करें तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कोलेजन का रोल है। कोलेजन एक्सपोजर से ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद ये जो 12 नंबर का फैक्टर होता है यह एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 11 को। 11 नंबर का फैक्टर भी इनएक्टिव होता है और यह एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही 12वें नंबर का फैक्टर एक्टिवेट होगा यह एक्टिवेट हो जाएगा और यह बना देगा एक्टिव फैक्टर 11। 11वें नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो गया। जैसे ही 11वें नंबर का फैक्टर एक्टिवेट होता है यह एक्टिवेट कर देता है फैक्टर नंबर 9 को। फैक्टर नंबर 9, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर इनएक्टिव हैं, सारे के सारे फैक्टर इनएक्टिव हैं, तो यह 9 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। 9 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो गया। ये जो 9 नंबर का फैक्टर होता है, यह जो 9 नंबर का फैक्टर होता है यह फिर से एक्टिवेट करेगा। अब यह एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 10 को। चूंकि फैक्टर नंबर 10 भी इनएक्टिव है, यह फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देता है। यहां पर विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है, जब 9 नंबर का फैक्टर 10 नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, जब 9 नंबर का फैक्टर 10 नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है तो यहां पर एक और फैक्टर का रोल है और उसका नाम है फैक्टर नंबर 8। उसका नाम है फैक्टर नंबर 8। 8 नंबर का फैक्टर यहां पर काम करता है। जैसे ही 10 नंबर का फैक्टर बना, 10 नंबर का फैक्टर वापस से 5 नंबर के फैक्टर, 7 नंबर के फैक्टर और कैल्शियम की प्रेजेंस में निर्माण कर देगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। अब देखें यहां पर बहुत सारे साथी बहुत ज्यादा उलझ गए कि सर कौन सा किसको एक्टिवेट कर रहा है, शायद माथा चकरा रहा है। बहुत ही सिंपल सा मतलब है। इस पूरे पाथवे में ये जो डायग्राम बना हुआ है ये ब्लड वेसल का बना हुआ। गौर करें आप, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये ब्लड वेसल का बना हुआ है। सबसे पहले ये ब्लड वेसल के अंदर आप फैक्टर का एक्टिवेशन देख रहे हैं, तो सिर्फ पहला मुद्दा जो आपको याद रखना है कि एक्टिवेट करने की शुरुआत कौन कर रहा है। एक्टिवेट करने की शुरुआत कौन कर रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो एक्टिवेट करने की शुरुआत करने वाले पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है कोलेजन। शुरुआत किसके द्वारा हो रही है? कोलेजन के द्वारा हो रही है। इस पाथवे को इनिशिएट करने की जिम्मेदारी किसने ली हुई है? कोलेजन ने ली हुई। कोलेजन ने सबसे पहले कौन से फैक्टर को एक्टिवेट किया? 12 नंबर वाले फैक्टर। देखें ये 12 नंबर वाला फैक्टर एक्टिवेट हुआ, तो 12 नंबर वाले फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आंसर है कोलेजन। देखें ब्लड वेसल में जैसे ही इंजरी होगी और 12 नंबर का फैक्टर घूमता फिरता कोलेजन के संपर्क में आएगा तो यह एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही यह एक्टिवेट होगा, जैसे ही यह एक्टिवेट होगा 12 नंबर वाला एक्टिवेट कर देगा 11 को। 11 नंबर वाला एक्टिवेट हो गया, 11 नंबर वाला एक्टिवेट कर देगा 9 को, 11 नंबर वाला एक्टिवेट कर देगा 9 को, 9 नंबर वाला एक्टिवेट कर देगा 10 को, और जैसे ही 10 नंबर वाला एक्टिवेट होगा वापस से अभी अपन ने पढ़ा 5, 7 और कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बना देगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। किसका निर्माण हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। यहां पर समझने वाली बात यह है कि यह सारा का सारा पाथवे
सारा का सारा पाथवे सेल ब्लड वेसल के अंदर चल रहा है, बाहर से कोई भी चीज अंदर नहीं आई है, और लास्ट में निर्माण हो गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। सिंपल सीधे से स्टेप में यह हुआ है, सबसे पहले 12 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हुआ है। 12 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद 12 नंबर के फैक्टर ने एक्टिवेट किया है 11 को, 11 नंबर के फैक्टर ने एक्टिवेट किया है 9 नंबर को, 9 नंबर ने एक्टिवेट किया है 10 नंबर को, और 10 नंबर से निर्माण हुआ है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। देखिए सीधा सा मीनिंग, 12 नंबर एक्टिवेट हुआ, 12 नंबर को किसने किया भैया? कोलेजन ने किया। कोलेजन कहां से आया? ब्लड वेसल के रप्चर होने से आया। 12 नंबर का एक्टिवेट होके 12 ने किसको किया? 11 को। अच्छा 11 ने किसको किया? 9 को, और 9 ने किसको किया? 10 को, और 10 एक्टिवेट होने के बाद क्या बन गया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फिर से यहां पर विशेष तौर से याद रखें, ये जो फैक्टर का निर्माण हुआ है, जहां पर 9 नंबर वाला फैक्टर 10 नंबर को एक्टिवेट कर रहा है, वहां पर एक और फैक्टर काम कर रहा है, वहां पर एक और फैक्टर काम कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, और उस फैक्टर का नाम है फैक्टर नंबर 8। देखें ये जो पाथवे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पाथवे का लास्ट में रिजल्ट क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। पाथवे का अंतिम रिजल्ट है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। अंदर ही अंदर हो गया, अंदर ही अंदर हो गया, बाहर से कुछ भी नहीं आया। तो इस पर्टिकुलर पाथवे को अपन नाम देते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इस पर्टिकुलर पाथवे को, जिसके अंतर्गत प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हुआ, इस पाथवे को नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक पाथवे। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है, इंट्रिंसिक पाथवे को इंट्रिंसिक पाथवे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बाहर से कोई भी चीज अंदर नहीं आ रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस पाथवे की शुरुआत किसके द्वारा हो रही है? सीधा सा आंसर है कोलेजन के द्वारा हो रही है। तीसरे पॉइंट की बात, इस पाथवे में 8वें नंबर का फैक्टर काम कर रहा है। इस पाथवे में 8वें नंबर का फैक्टर काम कर रहा है। कैसे ये पाथवे चला है? सबसे पहले 12 नंबर वाले फैक्टर को कोलेजन दिख गया, दिखते ही ये एक्टिवेट हो गया। 12 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो 12 वाले फैक्टर ने एक्टिवेट कर दिया 11 को, 11 एक्टिवेट हुआ तो 11 ने कर दिया 9 को, 9 एक्टिवेट हुआ तो 9 ने कर दिया 10 को, और 10 एक्टिवेट होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर जब 9 नंबर का फैक्टर 10 नंबर वाले फैक्टर को एक्टिवेट करता है, तो बेहद ध्यान रखने वाली बात है, कौन सा फैक्टर काम करता है? फैक्टर नंबर 8। अंदर ही अंदर चला ये पाथवे, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इससे जस्ट पीछे आए आप, ये जो पाथवे था, इस पाथवे में क्या हुआ था? इंजरी हुई टिश्यू की। सबसे पहले इस पाथवे को किसने चालू किया? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। अच्छा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया? इंजर्ड टिश्यू से आया। इंजर्ड टिश्यू से मिला टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने इनएक्टिव 10 नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट किया। यहां पर एक्टिवेट करने में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का रोल है। उसके बाद 10 नंबर का एक्टिवेटेड फैक्टर 5, 7 और कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण कर दिया। देखें यहां इस पाथवे को शुरू करने के लिए बाहर से कोई चीज ब्लड वेसल में गई, बाहर से कोई सब्सटेंस ब्लड वेसल में गया, रिजल्ट तो सेम है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना है, बट बाहर से कोई चीज अंदर गई। इस पर्टिकुलर पाथवे का नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। पर्टिकुलर पाथवे का नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। दोनों पाथवे से किसका निर्माण हो गया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। और शायद यही निर्माण करवाना चाह रहे थे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण कराना चाह रहे थे। या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के निर्माण में कौन कौन सी चीजें आपने सीखी? कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने सीखी? यानी सबसे पहले स्टेप की बात कर रहे हैं अपन। स्टेप नंबर 1, किसका निर्माण होना? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना।
फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण दो तरीके से हो रहा है। दो तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1, बाहर से कोई सबस्टेंस अंदर आएगा, बाहर से कोई सबस्टेंस अंदर आएगा, इस पाथवे को अपने द्वारा नाम दिया जाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इस पाथवे को अपने द्वारा नाम दिया जाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। और एक ब्लड वेसल में अंदर ही अंदर सारे फैक्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पाथवे को नाम दिया जाएगा इंट्रिंसिक पाथवे। इस पाथवे को नाम दिया जाएगा इंट्रिंसिक पाथवे। याद रखने वाली बात कौन सी? इस पाथवे की शुरुआत कौन करता है और उस पाथवे की शुरुआत कौन करता है? सॉरी, एक्सट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है। यहां ध्यान रखना चाहेंगे अपन, इट इज इनिशिएटेड बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। It is initiated by टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसकी शुरुआत टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा होगी। इस पाथवे की शुरुआत होती है कोलेजन के द्वारा। इनिशिएटेड बाय कोलेजन, इनिशिएटेड बाय कोलेजन। देखें, एक तो मैं समय अंतराल पढ़ाऊंगा आपको आने वाले टाइम में, एपीटीटी, पीटी, आईएनआर, और साथ में हीमोफीलिया पढ़ेंगे अपन, हेपेरिन पढ़ेंगे अपन। तो एक बेहद ध्यान रखने वाली बात है जो यहीं से सीख लें अपन, 8 नंबर का फैक्टर कौन से पाथवे में काम कर रहा है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में काम कर रहा है या इंट्रिंसिक पाथवे में काम कर रहा है? तो सीधा सा आंसर है 8 नंबर वाला फैक्टर काम करता है इंट्रिंसिक पाथवे में। 8 नंबर वाला फैक्टर किस में काम करता है? इंट्रिंसिक पाथवे में काम करता है। बेहद सिंपल से स्टेप हो गए। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर से मिला, बाहर से मिलने के बाद अंदर आया, अंदर आने के बाद उसने 10वें फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। 10वां फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद कैल्शियम 5 नंबर 7 नंबर की प्रेजेंस में बना देगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो एक तो यहां से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो रहा है, इनिशिएट कर रहा है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। पॉइंट नंबर 2, इंट्रिंसिक पाथवे में कोलेजन दिखा। किसको दिखा? 12 नंबर वाले को दिखा। 12 नंबर वाले को कोलेजन दिखने का परिणाम क्या हुआ? एक्टिवेट हो गया। 12 नंबर वाले ने फिर किसको एक्टिवेट किया? 11 को। 11 ने किसको एक्टिवेट किया? 9 को। 9 ने किसको एक्टिवेट, 11 से 9 हुआ, 9 ने किसको एक्टिवेट किया? 10 को। बट 9 नंबर वाला जब 10 नंबर वाले को एक्टिवेट कर रहा था तो वहां पर 8 नंबर वाले फैक्टर ने काम किया। और जब 10 नंबर वाला एक्टिवेट होगा तो वही 5, 7 और कैल्शियम की प्रेजेंस में किसका निर्माण कर देगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होने के बाद स्टेप नंबर 2, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर किसका निर्माण हो जाएगा? थ्रोम्बिन का। तो जो दूसरा स्टेप होता है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। दूसरे स्टेप में थ्रोम्बिन का निर्माण होगा। देखिए, थ्रोम्बिन का निर्माण किसके द्वारा होगा? प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा होगा। प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा होगा। प्रोथ्रोम्बिन आपके मेरे ब्लड में मौजूद है क्या? यस, मौजूद है। प्रोथ्रोम्बिन दूसरे नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, पढ़ चुके हैं अपन।
यह प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन में। यह प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन में। और इसको कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? आंसर है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो किसका निर्माण हो गया अपने पास? थ्रोम्बिन का निर्माण हो गया। थ्रोम्बिन बनते ही फिब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिब्रिन में। तो इसके बाद अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। स्टेप नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। फिब्रिन का निर्माण, फिब्रिन का निर्माण किसके द्वारा होगा? आंसर है फिब्रिनोजन के द्वारा होगा। फिब्रिन का निर्माण किसके द्वारा होगा? फिब्रिनोजन के द्वारा होगा। फिब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिब्रिन में। अच्छा, फिब्रिनोजन क्या आपके मेरे प्लाज्मा में घुलनशील है? यस, फिब्रिनोजन आपके मेरे प्लाज्मा में घुलनशील होता है। क्या फिब्रिन आपके मेरे प्लाज्मा में घुलनशील है? नहीं, यह घुलनशील नहीं होता। इसका जाल बन जाता है और यह पर्टिकुलर जाल जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पर चिपक जाता है। इस जाल के बीच बीच में, इस जाल के बीच बीच में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और खासकर प्लेटलेट फंस जाती हैं और उस पर्टिकुलर जगह से ब्लीडिंग का होना बंद हो जाता है। तो यहां पर जो फैक्टर काम करेगा उस पर्टिकुलर फैक्टर का नाम होगा थ्रोम्बिन। तो इस तरीके से 3 स्टेप हो गए। शायद तीनों स्टेप आपको समझ में आ गए। सबसे पहले स्टेप का नाम है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है 2 तरीके से, इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा, एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा। एक्सट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कौन करता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कौन करता है? कोलेजन या कोलेजन एक्सपोजर के बाद होता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में थ्रोम्बिन का निर्माण होगा, तीसरे स्टेप में फिब्रिन का निर्माण होगा। बट ये जो फिब्रिन का निर्माण यहां पर हुआ है, देखिए ये इस तरीके से हुआ है, गौर करें, ऐसा जाल बना है। ये जो जाल बना है इसमें बीच बीच में अभी छेद है, बीच बीच में अभी छेद है, यानी फिब्रिन बन तो गया बट ये स्टेबल नहीं हुआ। ये जो क्लॉट बना है वो लूज है, जो क्लॉट बना है वो लूज है। क्यों ना इसको टाइट कर दिया जाए। इस क्लॉट को टाइट करना इसका मतलब है फिब्रिन को स्टेबल करना। क्लॉट को टाइट करना इसका मतलब है फिब्रिन को स्टेबल करना। और फिब्रिन को स्टेबल करने का परिणाम ये होगा, देखो ये लूज है, ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने का मतलब है क्लॉट का आकार छोटा हो गया। क्लॉट का आकार छोटा हो गया तो इस तीसरे स्टेप के बाद एक चौथा स्टेप और आता है और उस पर्टिकुलर चौथे स्टेप को नाम देते हैं अपन क्लॉट रिट्रैक्शन। चौथे स्टेप को नाम देते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। तो ये चौथा स्टेप है क्लॉटिंग का, जिसका नाम है क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन में होगा ये कि जो फिब्रिन का जाल आपके पास बना है यह पूरी तरीके से लूज है। अभी इसमें बीच बीच में कुछ जगह बची हुई हैं, यह पूरी तरीके से टाइट नहीं हुआ है। यह फिब्रिन का जाल फिब्रिन में ही कन्वर्ट होगा। यह फिब्रिन का जाल फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, परंतु अब ये जब कन्वर्ट होगा तो इसमें जो भी जगह या गैप बचे हुए थे वो सारे के सारे गैप भर जाएंगे और ये जो क्लॉट था इसका साइज भी छोटा हो गया और साथ में जो बीच में पोर थे वो भी भर गए। तो ये वाला फिब्रिन स्टेबल हो गया और फिब्रिन को स्टेबल करने वाले फैक्टर का नाम है फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। इस पर्टिकुलर फैक्टर का नाम है फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। बोले तो 13वें नंबर का फैक्टर काम करेगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सबसे कीमती तो है फिब्रिनोजन और सबसे अंत में काम करने वाला, सबसे अंत में काम करने वाला फैक्टर है फैक्टर नंबर 13। रिट्रैक्शन का मतलब है साइज का छोटा होना। तो जो क्लॉट बना था वह पोरस था, उसका साइज छोटा हो गया और एक टाइट क्लॉट बन गया
और वहां पर चिपक गया। देखें इसको प्रैक्टिकली यदि मैं आपको समझाऊं तो कई बार अपने चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद अपन उस हिस्से को दबा लेते हैं, दबाने के बाद 3 मिनट में ब्लड का बहना बंद हो गया, बट अपन देखते हैं व्हाइटिश फ्लूइड आता रहता है। 1 मिनट बाद भी व्हाइट कलर का, येलो कलर का फ्लूइड आता रहता है, 1 मिनट बाद वो भी बंद हो जाता है। तो देखो 3 मिनट में फिब्रिन का निर्माण हो गया, 3 मिनट में फिब्रिन का निर्माण हो गया। अगले 1 मिनट में फिब्रिन का जो लूज स्ट्रैंड बना था, ये जो स्ट्रैंड बना है ये है लूज स्ट्रैंड, ये है लूज स्ट्रैंड, और यह लूज स्ट्रैंड टाइट स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। यह लूज स्ट्रैंड टाइट स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पर्टिकुलर जाल बना था उससे थोड़ा बहुत प्लाज्मा या सीरम बाहर निकल रहा था, सीरम बाहर निकल रहा था, और वो सीरम का निकलना भी अगले 1 मिनट में बंद हो जाता है, क्योंकि जो क्लॉट है वो पूरी तरीके से टाइट हो जाता है। तो देयर आर 4 स्टेप इन ब्लड क्लॉटिंग, देयर आर 4 स्टेप इन ब्लड क्लॉटिंग। देखें गौर करें, अब इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ा है शुरू से, अपन ने शुरू से पढ़ा है व्हाट इज द स्टेप्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के 4 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, स्टेप नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, स्टेप नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन, स्टेप नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ टाइट बैंड ऑफ फिब्रिन विच इज ऑल्सो नोन एज क्लॉट रिट्रैक्शन। ध्यान रखने वाली बात है, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है वो 2 तरीके से बनता है। बाहर से कोई चीज अंदर ब्लड वेसल में एंटर होती है, उसके बाद इसका निर्माण होता है, या अंदर ही अंदर स्वतः ही एक्टिवेट हो जाता है। तो बाहर से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आए और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करे, ये तो है एक्सट्रिंसिक पाथवे। उसके अलावा ब्लड वेसल में बाहर से कुछ नहीं आए, ब्लड वेसल में ही कोई कोलेजन या अदर सब्सटेंस हो, उनसे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएं और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो जाए, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। याद रखने वाले बिंदु जो विशेष तौर से आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे का निर्माण इनिशिएशन कौन करता है? व्हाट इज द राइट आंसर? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा, इंट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कौन करता है? आंसर है कोलेजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8वें नंबर का फैक्टर कहां देखने को मिला? 8वें नंबर का फैक्टर आपको कहां देखने को मिला? एक्सट्रिंसिक पाथवे में या इंट्रिंसिक पाथवे में? देखिए बहुत जरूरी है, हीमोफीलिया में काम आएगा, उसके अलावा एपीटीटी, पीटीआईएनआर, इन सब में इनका रोल आएगा। तो ध्यान रखें 8 नंबर का फैक्टर कहां काम कर रहा था? इंट्रिंसिक पाथवे में। तो ये याद रखने वाले पॉइंट है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आ गया। अब फैक्टर गिन लेते हैं अपन, कौन कौन से फैक्टर ने काम किया। देखें फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 1 कौन सा फैक्टर है? फिब्रिनोजन। कौन सा फैक्टर है? फिब्रिनोजन। यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं क्या 13 के 13 काम कर रहे हैं? गौर करो आप, ये हो गया फैक्टर नंबर 1। शायद मिल गया आपको, वापस से रिवाइज कर रहे हैं अपन। फैक्टर नंबर 1 क्या नाम है? फिब्रिनोजन। चलें आगे बढ़े आप, सॉरी पीछे जाएं आप। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 पढ़ा था अपन ने, क्लॉटिंग फैक्टर 13 के 13 पढ़े थे। फैक्टर नंबर 2 क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। उसके अलावा फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ फैक्टर नंबर 3? आंसर इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। 3 नंबर के फैक्टर का नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सारे के सारे फैक्टर को काउंट कर लेंगे अपन। ये 3 नंबर का फैक्टर हो गया। अच्छा 4 नंबर का फैक्टर कौन सा है? कैल्शियम। ये दिख रहा है आपको, यहां पर कैल्शियम रोल प्ले कर रहा है।
ये 4 नंबर का फैक्टर हो गया। अच्छा 5 नंबर का फैक्टर भी दिख रहा है क्या? ये रहा 5 नंबर का फैक्टर। 6 नंबर का फैक्टर, 6 नंबर का फैक्टर तो बात करें है ही नहीं तो दिखेगा कहां से? आगे बढ़े, 6 के बाद 7 नंबर का फैक्टर, 7 नंबर का फैक्टर यह भी क्लोटिंग में अपना रोल निभा रहा है। 7 नंबर के बाद 8 नंबर का फैक्टर, देखें इंट्रिंसिक पाथवे में 8 नंबर के फैक्टर का भी रोल है। 8 के बाद 9 नंबर का फैक्टर है क्या? यस, 9 नंबर का फैक्टर भी है। 10 नंबर के फैक्टर का रोल है क्या? यस, 10 नंबर के फैक्टर का भी रोल है। 10 नंबर का फैक्टर तो सबसे कीमती है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण यही तो कर रहा है। 11 नंबर का फैक्टर दिख रहा है क्या? यस, 11 नंबर का फैक्टर भी है। 12 नंबर का फैक्टर, यस 12 नंबर का फैक्टर भी। 1 से लेकर 12 नंबर के फैक्टर को ग्रीन कलर में अपन ने नोट कर दिया, ग्रीन कलर में अपन ने दिखा दिया, सारे फैक्टर काम आ रहे हैं। 13वें नंबर का फैक्टर, 13वें नंबर का फैक्टर क्या नाम है? 13वें नंबर के फैक्टर का, इसको अपन ने नाम दिया है फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। देखो यह भी काम कर रहा है और सबसे लास्ट में काम कर रहा है, यह भी काम कर रहा है और सबसे लास्ट में काम कर रहा है। तो शायद सारे साथियों को समझ में आ रहा है 13 के 13 फैक्टर क्लॉटिंग में अपना रोल निभाते हैं। आपको पहले जो बताया था केवल वही याद रखना है। 4 फैक्टर आपने दिमाग में रखने हैं। 1 नंबर फिब्रिनोजन, 4 नंबर कैल्शियम, 8 नंबर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और 13 नंबर फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया है, केवल 3 लाइनें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कौन करता है? आंसर है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कौन करता है? आंसर है कोलेजन। 8वें नंबर का फैक्टर, 8वें नंबर का फैक्टर कौन से पाथवे में काम करता है? इंट्रिंसिक पाथवे में या एक्सट्रिंसिक पाथवे में? तो आंसर है इंट्रिंसिक पाथवे में। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप्स इन ब्लड क्लॉटिंग। शुरू से रिवाइज कराऊं जो अपन ने पढ़ा है, जो अपन ने पढ़ा है अभी तक, उसको यदि रिवाइज करें, यहां से शुरुआत की थी अपन ने। ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है? ब्लड क्लॉटिंग का उद्देश्य है कि अपन को फिब्रिन का निर्माण करना। लास्ट में उद्देश्य है कि किसका निर्माण करना चाहते हो आप? फिब्रिन का निर्माण करना चाहते हैं, फिब्रिन का निर्माण करना चाहते हैं, ये फिब्रिन का निर्माण करना चाहते हैं। अच्छा, फिब्रिन का निर्माण किसके द्वारा होगा? फिब्रिनोजन के द्वारा होगा। फिब्रिनोजन क्या प्लाज्मा में मौजूद है? यस, अपने प्लाज्मा में मौजूद है। इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कौन करेगा? थ्रोम्बिन करेगा। कौन करेगा? थ्रोम्बिन करेगा। अच्छा, थ्रोम्बिन क्या अपने प्लाज्मा में मौजूद है जी? नहीं है। थ्रोम्बिन तो कहीं और से आएगा। कहां से आएगा थ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन से आएगा। क्या प्रोथ्रोम्बिन मौजूद है? यस, प्रोथ्रोम्बिन मौजूद है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। कौन कराएगा कन्वर्ट? आंसर है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये 3 स्टेप हो गए। अभी एक स्टेप और बता दिया, तो टोटल अपन बात करें तो 4 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, स्टेप नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, स्टेप नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन और स्टेप नंबर 4 किसका निर्माण होना? टाइट क्लॉट का निर्माण होना, जिसको अपन नाम दे रहे हैं, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है? क्लॉट रिट्रैक्शन, जिसको अपन ने नाम दिया है क्लॉट रिट्रैक्शन। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। चौथे स्टेप का नाम है क्लॉट रिट्रैक्शन। देयर आर 4 स्टेप्स इन ब्लड क्लॉटिंग। आगे बढ़े। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 तरीके से होता है। बाहर से कोई चीज अंदर आती है, उस पाथवे को अपन नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जैसे ही टिश्यू को इंजरी होती है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। यह टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड वेसल में पहुंचता है। ब्लड वेसल में इसकी मुलाकात किससे होगी? इनएक्टिव फैक्टर 10 से होगी। यह इनएक्टिव फैक्टर 10 एक्टिव फैक्टर 10 में कन्वर्ट होगा।
10 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद 5, 7 और कैल्शियम की प्रेजेंस में किसका निर्माण कर देगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। तो देखो यहां पर बहुत ज्यादा फैक्टर का रोल नहीं है, केवल 10वें फैक्टर का रोल है और प्रोथ्रोम्बिन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का रोल है। इसके बाद एक और तरीका होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने का, जिसमें बहुत सारे फैक्टर का रोल होता है। सबसे पहले 12वां फैक्टर घूमते फिरते कोलेजन से मिलते ही एक्टिवेट हो गया। 12वें से फिर 11वां एक्टिवेट हुआ, 11वें से फिर 9वां एक्टिवेट हुआ, 9वें से फिर 10वां एक्टिवेट हुआ। 10वां एक्टिवेट होने के बाद 5 नंबर 7 नंबर कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया। तो जो कुछ भी हुआ वो ब्लड वेसल के अंदर ही अंदर हुआ, इसलिए इस पाथवे को नाम दे रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे। देखो विशेष तौर से यदि और ज्यादा डीप में आपको पढ़ाऊं, ये तो आपको समझ में आ ही गया इंट्रिंसिक क्यों बोल रहे हैं। डिटेल में यदि मैं आपको बताऊं तो देखो 8 नंबर का फैक्टर इसमें काम कर रहा है। 8 नंबर का फैक्टर एक्सटेंसिक पाथवे में काम नहीं कर रहा था, और तो और 8 के अलावा, यानी 8 नंबर तो काम कर ही रहा है, 8 नंबर का फैक्टर तो काम कर ही रहा है। 8 नंबर के साथ साथ 9 नंबर का भी यही काम कर रहा है। 9 नंबर के साथ साथ 11 नंबर का फैक्टर भी यही काम कर रहा है। देखो 11 नंबर पुराने में नहीं मिला, 11 नंबर पुराने में नहीं मिला, देख लो आप भले से। 11 नंबर नहीं है इसमें, 9 नंबर नहीं है इसमें, 8 नंबर नहीं है। ये तीनों फैक्टर मिल रहे हैं आपको केवल इंट्रिंसिक पाथवे में। तो देखो गौर करने वाली बात, हीमोफीलिया जो बीमारी होती है 8वीं क्लास से अपन पढ़ते हैं फैक्टर नंबर 8 की कमी से होती है, बट मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा 8 की कमी से भी हीमोफीलिया, 9 की कमी से भी हीमोफीलिया, 11 की कमी से भी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया 3 तरह का होता है। हीमोफीलिया ए बी सी, ए बी सी सबसे कॉमन होता है ए। हीमोफीलिया ए का कारण होता है 8 नंबर के फैक्टर की कमी, बी का कारण होता है 9 नंबर के फैक्टर की कमी, और सी का कारण होता है 11 नंबर के फैक्टर की कमी। तो मीनिंग यह है तीनों की कमी से हीमोफीलिया होता है। यानी हीमोफीलिया केवल एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। हां, सबसे कॉमन 8 नंबर वाला होता है, सबसे कॉमन हीमोफीलिया ए होता है, बट केवल 8 नंबर की कमी से नहीं, 9 और 11 की कमी से भी होता है। तो यदि आपसे कहा जाए किसी इंसान में हीमोफीलिया हो गया तो उसमें क्लॉटिंग डेफिशिएंसी हो जाएंगी, बट वो क्लॉटिंग डेफिशिएंसी में कौन सा पाथवे अफेक्ट होगा? इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे या दोनों? इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे या दोनों? तो मेरे हिसाब से आंसर आपको समझ में आ रहा है, केवल और केवल कौन सा पाथवे अफेक्ट होगा? इंट्रिंसिक पाथवे। क्योंकि 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर ये तीनों के तीनों कौन से पाथवे में काम कर रहे हैं? यूजुअल तौर पर इंट्रिंसिक पाथवे में। आगे इस पर डिस्कस करेंगे अपन। इसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे के बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, 2 तरीके से बन गया। ध्यान रखने वाले क्वेश्चन, एक्सटेंसिक पाथवे की शुरुआत किसने की? आंसर है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने की। इंट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत किसने की? आंसर है कोलेजन एक्सपोजर से हुई। 8वें नंबर का फैक्टर ने कहां काम किया? इंट्रिंसिक पाथवे में। अब इसको और एडवांस बनाया जाए, 8 नंबर नहीं 9 नंबर ने भी और 11 नंबर वाले फैक्टर ने भी कौन से पाथवे में काम किया है? तो आंसर है इंट्रिंसिक पाथवे में काम किया है। 8 नंबर वाले ने भी, 9 नंबर वाले ने भी और 11 नंबर वाले ने भी। तो पहले स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, दूसरे स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से थ्रोम्बिन का निर्माण हो गया, तीसरे स्टेप में बात करें तो थ्रोम्बिन के बनते ही फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया, घुलनशील प्रोटीन अघुलनशील प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। बट अभी इसका जाल लूज है, इसका टाइट होना बाकी है। तो टाइट होने के लिए अगला स्टेप होता है जिसको बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन, और क्लॉट रिट्रैक्शन में 13वें नंबर का फैक्टर काम करता है, जिसमें जो लूज स्ट्रैंड बना है उसको टाइट स्ट्रैंड में कन्वर्ट कराने के लिए जिम्मेदार। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आ गया, सारे के सारे स्टेप हो गए। हीमोस्टेसिस के टॉपिक में ये जितनी भी चीजें हैं, देखें काम की तो 3 ही पॉइंट है, काम के तो 3 ही पॉइंट हैं। एक्सट्रिंसिक की शुरुआत कौन, इंट्रिंसिक की शुरुआत कौन,
8वें नंबर का फैक्टर कहां काम कर रहा है? बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर का लीवर में निर्माण होना, विटामिन के का नेसेसरी होना और इवन देन विटामिन के का लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना, ये सारे के सारे आने वाले टाइम में काम में आने वाले हैं। पीटी, आईएनआर, सीटी, बीटी, एपीटीटी, हीमोफीलिया, परप्यूरा, डेंगू, वारफेरिन थेरेपी, हिपेरिन थेरेपी, ये सभी के सभी यहां पर काम आने वाले हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा एक आयन ने भी अपना रोल बखूबी निभाया और उस पर्टिकुलर आयन का नाम है कैल्शियम। तो मेरे हिसाब से टोटल स्टेप आपको समझ में आ गए। तो ये लास्ट टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, मेजर टॉपिक, जिसका नाम है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के सारे स्टेप हो गए। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एंटीकोगुलेंट। कौन कौन से एंटीकोगुलेंट होते हैं, क्या उनका बेसिक नाम है एंटीकोगुलेंट, किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सारा का सारा नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।